Hello everyone. How are you? I hope you all are fine. आज हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का सेकेंडरी कोर्स साइकोलॉजी का मॉड्यूल 6 वर्क लाइफ एंड इन्वायरमेंटल कंसर्न्स लेसन 23 इन्वायरमेंटल स्ट्रेस का बचा हुआ पार्ट आज हम लोग कवर अप करने का कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। Hello dear learner of NIOS. Today we are going to cover up point number 4, crowding. We all have frequent experiences of crowding. We often encounter crowding in a city bus, at railway reservation counter, in market, in village fair, etc. Sometimes crowding creates a lot of anger and distress, particularly in situations like overcrowded bus and long queue on reservation counters. On the other hand, it creates a great deal of enjoyment and pleasant experiences in situations like marriage, social functions at home, school, party, etc. More recent researchers have suggested that crowding is related to crime and negative emotions. तो हम लोग जितने भी लोग हैं सभी को क्राउडिंग का एक्सपीरियंसेस लाइफ में ज़रूर हुआ होगा। हम लोग एक सिटी बस में भी क्राउडिंग को एक्सपीरियंस करते हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ होता है, रेलवे रिजर्वेशन काउंटर में होता है, मार्केट में होता है, या फिर जो गांव में मेला लगता है उसमें भी भीड़ हम लोगों को देखने के लिए मिल जाता है। कभी कभी क्राउडिंग की वजह से बहुत सारा स्ट्रेस हो जाता है, जैसे कि बस जब ज़्यादा भीड़ वाला उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। अगर रिजर्वेशन काउंटर्स पे लंबी लाइन लगी हुई है तो भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम लोग देखें तो कभी कभी क्राउडिंग की वजह से एंजॉयमेंट भी आता है और मज़ा भी आता है और बहुत ज़्यादा खुशी भी मिलती है। जैसे कि शादी में भीड़ हो तो अच्छा लगता है, सोशल फंक्शन जैसे कि घर पे कर रहे हो तब मज़ा आता है, स्कूल में जब बहुत सारे स्टूडेंट्स मिलकर के पढ़ाई करते हैं तब मज़ा आता है, या फिर पार्टी में बहुत सारे लोग होते हैं तब भी अच्छा लगता है। और अभी मोर रिसेंट एक रिसर्च हुआ है अभी, जिसमें ये सजेस्ट किया गया है कि जो भीड़ होता है, क्राउडिंग जो होता है, वो क्राइम और नेगेटिव इमोशन से रिलेटेड होता है। Before discussing some of the effects of crowding, let us understand the meaning of crowding. Psychologists distinguish between density and crowding. Density is the number of persons per square kilometer. This is an objective measure of the number of persons present at a given place. Let us illustrate this with the help of an example. Suppose there are two situations, one in an overcrowded bus and another at a marriage party. Though the density may remain the same in both situations, the behavior and experience would be different. Therefore, behavior and experience of crowding depend upon our relationship with the people involved, the duration of the experience, the physical context, and the meaning assigned to it. We are likely to feel less crowded in a group of friends than in a group of strangers. तो हम लोग पहले जो भी क्राउडिंग के इफ़ेक्ट्स है उसको डिस्कस करने से पहले हम लोग क्राउडिंग के मतलब को समझते हैं कि ये भीड़ का क्या होता है। मतलब जो साइकोलॉजिस्ट है उन्होंने डेंसिटी और क्राउडिंग के बीच में डिस्टिंगाइज किया है। डेंसिटी क्या है कि नंबर ऑफ पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने हैं, मतलब कि एक स्क्वायर किलोमीटर में कितने नंबर ऑफ पर्सन्स रहते हैं, और ये एक ऑब्जेक्टिव मेजर है जब हम लोग एक गिवन प्लेस पे पर्सन के नंबर को देखते हैं। चलिए हम लोग इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए दो सिचुएशन है यहाँ पे, एक जो है वो ओवर क्राउडेड बस है, मतलब कि बस में क्या वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ लगा हुआ है बस के अंदर, और दूसरा जब आप शादी में जाते हो तो वहाँ पे भी बहुत भीड़ होता है। तो दोनों जो सिचुएशन है ये दोनों अलग अलग है, और इस सिचुएशंस में आपका जो बिहेवियर है वो भी अलग अलग होगा। इसलिए जो बिहेवियर है, जो एक्सपीरियंस है क्राउडिंग में, वो किस पे डिपेंड करता है, रिलेशनशिप पे, मतलब कि जो भी लोग वहाँ पे इन्वॉल्व है उनके साथ आपका रिलेशनशिप कैसा है, आपका जो एक्सपीरियंस है, आपका जो फिजिकल कॉन्टेक्स्ट है वो उस व्यक्ति से कैसा है। हम लोग लेस क्राउड फील करेंगे जब अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में रहेंगे तो लेस क्राउडेड फील करेंगे, और जब हम लोग एक स्ट्रेंजर्स के ग्रुप में रहेंगे तो हम लोग को लगेगा कि हम लोग बहुत ज़्यादा क्राउडेड प्लेस में हैं। Here is a box. As a form of stress, crowding involves subjective discomfort and psychological arousal. The feeling of discomfort
perception of loss of control over social interaction, encroachment on privacy, and negative perception of space are considered as characteristic features of crowding. This feeling is a state of stress which often leads to negative behavioral consequences. तो हम लोग जब स्ट्रेस की बात करते हैं तो क्राउडिंग उसमें इन्वॉल्व होता है. ये हम लोगों को डिस्कम्फर्ट देता है, मतलब कि हम लोगों को असुविधा पहुंचाता है और साथ में हमारा फिजियोलॉजिकल अराउजल होता है. सॉरी, ये साइकोलॉजिकल नहीं, फिजियोलॉजिकल है. हमारा जो फीलिंग है डिस्कम्फर्ट का और जो भी हमारा परसेप्शन है, जैसे कि हम लोग जो भी सोशल इंटरेक्शन एक दूसरे के साथ करते हैं उसमें हमारा लॉस होता है. हम लोग एक दूसरे के साथ सोशली अच्छे से इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं. हम लोग का जो प्राइवेसी और नेगेटिव परसेप्शन वो निकल के आता है स्पेस पे, और हम लोग बहुत ज़्यादा क्राउडिंग में डिस्कम्फर्ट फील करते हैं. ये जो फीलिंग है वो स्ट्रेस हम लोगों को देता है और कभी कभी निगेटिव बिहेवियर भी देता है. मीन्स हम लोग का जो बिहेवियर होता है वो निगेटिव हो जाता है दूसरों के प्रति. नाउ लेट अस डिस्कस सम ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ क्राउडिंग इन डिटेल. चलिए अब हम लोग क्राउडिंग के इफेक्ट्स को थोड़ा डिटेल में जानते हैं. फर्स्ट वन इज क्राइम. A link between crime and crowding has been noted. The most known crimes such as pickpocketing and snatching tend to occur in crowded settings. We are all familiar with increases in this sort of crime during busy rush hour on local trains and buses, peak hours in marketplaces, etc. तो क्राइम और क्राउडिंग के बीच में ये नोट किया गया है कि हमेशा एक लिंक होता है. हम लोग देखते हैं कि जो ज़्यादातर क्राइम्स होता है जैसे कि पिक पॉकेटिंग या फिर किसी से कुछ खींचना, स्नैच करना, ये क्राउडेड वाले प्लेस में होता है. जहाँ पे ज़्यादा भीड़ है वहाँ पे ये सब क्राइम्स ज़्यादा होती है. हम लोग सभी परिचित है कि क्राइम वहीं पे होती है जहाँ पे लोकल ट्रेन्स या बसेस में ज़्यादा भीड़ हो या फिर मार्केट प्लेसेस में बहुत लोग हो, तब ये सब क्राइम होता है. नाउ सेकेंड वन इज क्राउडिंग इन corrective institutions, prisons, and psychiatric institutions. Overcrowding in prisons has become a major problem in India as well as other parts of the world. In recent past, various cases of riots, clashes among inmates, and stress among prison officers have been reported in the different parts of India. Both these cases seems to be related to overcrowding because violent criminals require greater personal space than non-violent individuals. Similarly, individuals with mental disorders, particularly patients suffering from schizophrenia and neurosis, etc., exhibit higher sensitivity to crowding. This leads to assaults on other patients or staff. तो जेल में भी अगर ओवर क्राउडिंग होता है तो ये हमारे भारत का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि जेल में ओवर क्राउडिंग हो जाता है, या फिर और भी दुनिया के कई पार्ट्स हैं जहाँ पे ये एक मेजर प्रॉब्लम के रूप में देखा जाता है. रिसेंट पास में बहुत सारे केसेस आए जैसे कि रियॉट्स के, क्लासेस के, जिसमें स्ट्रेस होते प्राइजन के बीच में. जो प्राइजन ऑफिसर्स होते हैं उन्होंने रिपोर्ट क्या करा है भारत के डिफरेंट पार्ट से कि यहाँ पे भीड़ है तो लोगों को रहने में, जो भी क्रिमिनल्स हैं उनको रहने में प्रॉब्लम हो रहा है. इस केसेस में क्या देखा जाता है कि जहाँ पे ओवर क्राउडिंग हो रहा है वहाँ पे जो वायलेंट क्रिमिनल्स है वो नॉन वायलेंट इंडिविजुअल्स के साथ रहते हैं और फिर ज़्यादा झगड़ा हो जाता है, दंगे फसाद होने स्टार्ट हो जाते हैं. अगर हम लोग इसी तरह से मेंटल डिसऑर्डर्स में देखें, जो पेशेंट सिजोफ्रेनिया या न्यूरोसिस से सफ़र कर रहे हैं, जिन्हें ये बीमारी है, तो वो हायर सेंसिटिविटी उनको होता है क्राउडिंग से, कि अगर वो भीड़ में जाते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है और इसकी वजह से जो अदर पेशेंट्स और जो स्टाफ है उनको भी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है. थर्ड वन इज इफेक्ट्स ऑन इमोशन एंड बिहेवियर. It has been observed that crowding leads to increased physiological arousal and stress. Because of this, it is not surprising to find increased incidence of high blood pressure and faster heart rate in crowded situations and increased levels of physical illness. So, anger and aggression seem to be the most likely emotional responses. Sometimes crowding also leads to apathy, social withdrawal, and learned helplessness. The only thing which should be kept in mind is that various effects of crowding on human behavior and experience coexist along with other features of environment. तो ये ऑब्जर्व किया गया है कि भीड़ की वजह से लोगों को फिजियोलॉजिकल अराउजल और स्ट्रेस की फीलिंग आती है, लोग इससे एक्सपीरियंस करते हैं. और ये ज़्यादा सरप्राइज की बात नहीं है कि लोगों में
क्राउडिंग की वजह से हाई ब्लड प्रेशर और फास्टर हार्ट रेट होता है। जब लोग ज़्यादा भीड़ वाले सिचुएशन में फंस जाते हैं तो उनका जो फिजिकल इलनेस का जो चांसेस है, जो लेवल है, वो इंक्रीज हो जाता है। लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं, वो चिड़चिड़े हो जाते हैं और उनमें जो भी इमोशनल रिस्पॉन्सेज होता है वो एंगर और एग्रेशन वाला इंक्रीज करता है। और कभी कभी क्राउड की वजह से लोग अपैथी और सोशल विड्रॉल और हेल्पलेसनेस मतलब कि असहाय महसूस करते हैं खुद को। सिर्फ एक ही चीज़ माइंड में रखना है कि ये जो क्राउडिंग का जो इफेक्ट है ह्यूमन बिहेवियर पे पड़ता है और लोग इसको एक्सपीरियंस करते हैं अदर फीचर्स ऑफ एनवायरनमेंट के साथ। नाउ पॉइंट नंबर 5, ग्रीन हाउस इफेक्ट। Human beings for quite some time now have been indulging in anti-environmental behaviors on a large scale. Because of this abuse of the environment, like producing waste, burning of fossil fuel, petrol, diesel, etc., deforestation, burning of coal, forest fires, the use of chlorofluorocarbons (CFC) for refrigeration, etc., global warming is taking place. The gradual increase in temperature of Earth's atmosphere and oceans is being brought about partly as a result of various human activities. It has far-reaching consequences on the ecology and environment. These include increase in storms and other weather extremes, melting of ice caps at the north and south poles that has resulted in raising the sea levels. These effects have been observed in several parts of the world. The oceans are rising about 1 inch every 5 years. It has been observed that 3 of the islands of the Republic of Maldives are now underwater. You must have learned about increase in the occurrences of tsunami. Human beings कभी कभी ये क्या करते हैं, एंटी इन्वायरमेंटल बिहेवियर्स करते हैं बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पे, और जिसकी वजह से जो इन्वायरमेंट है वो हम लोग का एब्यूजिव होता जा रहा है। जैसे कि हम लोग ज़्यादा वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं, फॉसिल फ्यूल्स, पेट्रोल, डीजल, इसे हम लोग जलाते हैं। डिफॉरेस्टेशन इट मीन्स लार्ज स्केल पे हम लोग पेड़ों को काटते हैं। कोल जो है उसे हम लोग जलाते हैं, या फिर कभी कभी हमारे एक्टिविटीज़ की वजह से जंगलों में आग लग जाता है। रेफ्रिजरेशन के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज़ करना, ये सब क्या करता है, इन सब की वजह से ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज होता है। और ये जो ग्रेजुअल इंक्रीज है टेम्परेचर का अर्थ एटमॉस्फेयर में या ओशंस में, इससे ये सब कैसे हो रहा है, सब ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से हो रहा है। और हम लोग का जो इकोलॉजी और जो एनवायरनमेंट है इन एक्टिविटीज़ की वजह से प्रभावित हो रहा है। जब हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग के साथ स्टॉर्म्स आता है और भी जो वेदर होता है वो एक्सट्रीम्स हो जाता है। हमारे आइस कैप्स मेल्ट हो रहे हैं नॉर्थ और साउथ पोल्स पे, जिसकी वजह से हमारा जो सी लेवल है वो रेज होता जा रहा है, मीन्स जो समुद्र का लेवल है वो बढ़ता जा रहा है। और भी कई इफेक्ट्स ऑब्जर्व किए गए हैं हमारी दुनिया में। ये जो ओशंस है वो राइज हो रहे हैं, हर एक 5 ईयर्स में 1 इंच बढ़ते जा रहे हैं बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। और ये ऑब्जर्व किया गया है कि जो रिपब्लिक ऑफ मालदीव है उसके 3 आइलैंड अब समुद्र के अंदर समाहित हो चुके हैं। और आपने सुनामीज के बारे में भी पढ़ा होगा। द चेंजेस इन क्लाइमेट, ग्लोबल वार्मिंग इज क्लोजली रिलेटेड टू ग्रीन हाउस इफेक्ट. The effect is called greenhouse effect because in cold regions where sunlight is needed for developing plants, a glass house is made which they call greenhouse. The greenhouse has a glass roof that lets in warming sunlight but prevents escape of warm air. In the same manner, the 4 gases released into the atmosphere, carbon dioxide, methane and CFC, trap the sun's heat that turns the earth into a vast greenhouse that is not letting the heat to be released. This increases the temperature of the atmosphere. The increase in the levels of the 3 gases began about the middle of the 18th century. If this trend continues, it is estimated that it will result in an average warming of the Earth's surface air temperature by about 3.5 degrees Fahrenheit by the year
2100. Even an average increase of 1 or 2 degrees can change regional climates and disrupt agriculture worldwide. This trend will cause extensive melting of polar ice caps, resulting in raised ocean levels and flooding of huge low-lying coastal areas in many countries. The global warming can be reversed if human behavior that brought about this problem is changed. For example, the carbon dioxide emissions are reduced, planting more trees and ban on the use of CFC for refrigeration. The ban on CFC used by 50 nations has brought some change in the ozone layer. However, the extent of damage to the ozone layer has been so much that it should return to its normal thickness in 50 to 100 years. तो हमारा जो क्लाइमेट है वो चेंज हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से. ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादातर किसकी वजह से हो रहा है? तो ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से. ये जो इफेक्ट है इसे हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि जहाँ पे ठंड क्षेत्र है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ता है, जहाँ पे सनलाइट की ज़रूरत होती है प्लांट्स को डेवलप करने के लिए, वहाँ पे ग्लास हाउस बनाया जाता है जिसे वो लोग ग्रीन हाउस कहते हैं. ये जो ग्रीन हाउस है इसका जो ग्लास का जो रूफ होता है वो वार्म होता है सनलाइट की वजह से, और जो भी वार्म एयर होता है इसे ये प्रिवेंट करते हैं एस्केप होने से. सेम मैनर में इसमें 4 गैसेस रिलीज होता है एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से. कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, CFC, ये सब क्या करते हैं? सन्स की हीट को ट्रैप कर लेते हैं अर्थ में, और यहाँ पे ग्रीन हाउस जो है वो उसमें चेंज हो जाते हैं. अब ये क्या करते कि जो वार्म एयर है उसको ये रिलीज होने में हेल्प नहीं करते, जिससे हमारे अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, हमारा एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है. और ये जो तीनों गैसेज है ये हमारे टेम्परेचर के लेवल को इंक्रीज कर रहे हैं 18th सेंचुरी के मिडल से. अगर ये ट्रेंड ग्रीन हाउस का कंटिन्यू रहा तो ये माना गया है कि हमारा जो अर्थ का जो एवरेज वार्मिंग टेम्परेचर है वो 3.5 डिग्रीज फ़ारेनहाइट से बढ़ेगा 2100 तक में. यहाँ तक कि अगर हम लोग देखें कि एवरेज इंक्रीजमेंट होता है 1 या 2 डिग्रीज, जो कि हमारे रीजनल क्लाइमेट्स को चेंज कर सकता है और वहाँ पे जो एग्रीकल्चर होता है उसको वो डिसरप्ट कर सकता है. अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू रहा तो इसके बहुत ज़्यादा हम लोग एक्सटेंसिव देखेंगे कि इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है. जैसे कि पोलर आइस कैप्स है वो मेल्ट होता जा रहा है, ओशियन लेवल्स रेज होते जा रहे हैं, और जहाँ पे लो लाइन कोस्टल एरियाज है बहुत सारे देशों में, वहाँ पे बाढ़ आने की भी नौबत बन चुकी है. ये जो ग्लोबल वार्मिंग है इसको रिवर्स किया जा सकता है अगर ह्यूमन बिहेवियर अपने आप में चेंज लाए, तो ह्यूमन बिहेवियर को चेंज किया जाएगा. तो एग्जांपल के लिए जो कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशंस है उसे रिड्यूस किया जाएगा, ट्रीज को ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट करना है, और जो CFC का हम लोग यूज़ कर रहे हैं रेफ्रिजरेशन के लिए उसको बैन करना चाहिए. CFC का यूज़ बैन कर दिया गया 50 देशों में, और ये कुछ ओजोन लेयर में चेंज लेके आया है, लेकिन अभी भी हमारा जो ओजोन लेयर है उसमें डैमेज हो रहा है, ओजोन लेयर डिप्लीट हो रहा है, और इसे अगर ठीक करना है तो हम लोग CFC पे बैन लगाएंगे, और फिर भी ये टाइम लेगा 50 से 100 साल अपने नॉर्मल थिकनेस में आने तक. चैप्टर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है. नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कवर अप होगा. तब तक के लिए इस चैप्टर का इंटेक्स क्वेश्चन बनाने का प्रयास करें, और साथ ही साथ इस चैप्टर को पढ़ने और समझने का प्रयास करें. That's all for today. Thank you everyone.